फ्रांस में एआई समिट का सुपर शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। शिखर सम्मेलन से पीएम मोदी ने दिया ग्लोबल संदेश, बोले एआई से बदलेंगे लाखों करोड़ों जिंदगियां। महाकुंभ को लेकर दुष्प्रचार करने पर अखिलेश यादव का बिना नाम लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला। बोले जिन्होंने जिंदगी भर लिया सरकार का वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वही फैला रहे हैं दुष्प्रचार। महाकुंभ में अंबानी परिवार ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में पवित्र स्नान के बाद गंगा पूजन भी किया। अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुए भगदड़ और मिसमैनेजमेंट का मुद्दा संसद में उठाया। पूछा चांद पर पहुंचने का क्या फायदा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे बोले एंटी हिंदू हैं अखिलेश। दिल्ली की हार के बाद पंजाब के विधायकों से मिले अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान। बैठक के बाद बोले भगवंत मान पंजाब को देश में मनाएंगे मिसाल। अश्लीलता फैलाने के मामले में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी और कॉमेडियन समय रैना समेत इंडिया गॉट लेटेंट के 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी रणवीर अलाहाबादी और समय रैना को समन दे दिया है। कश्मीर में एलओसी के पास केरी सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद, 1 जख्मी जवान को एयरलिफ्ट किया गया। नई खबरी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें। चुनाव जीतते ही पुलिस ने दर्ज कर दिया एफआईआर। फरार चल रहा है अमानतुल्लाह। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावे को लेकर बाल सेवायत गोस्वामियों पर मुंबई से आए श्रद्धालुओं से मारपीट का आरोप। दिल्ली से श्रीनगर के लिए सीधी ट्रेन की सौगात 17 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। What your parents have ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। अगर मैं फैजान अंसारी वहाँ पे होता तो उसकी जबान काट लेता। कई मुकदमे ऐसे हैं जो भी पेंडिंग ट्रायल चल रहे हैं, तो इसके साथ ही जो है इसमें तफ्तीश आगे की जारी है। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं। तीसरी बात और एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। इंदौर में भी शिकायत दर्ज हो गई है। रणवीर अलाहाबादिया और ये जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अश्लील भद्दी ओछी बकवास टिप्पणी करी थी, ये जो है इनके खिलाफ इंदौर, अच्छा गुवाहाटी, मुंबई 2 जगह एफआईआर हो चुकी है। तीसरा इंदौर में भी एफआईआर हो सकती है। तो अब तक 2 जगह तो एफआईआर हो चुकी है। आप समझ लीजिए 2 जगह एफआईआर है। और एक तो गुवाहाटी वाली जो मैंने आपको बताई थी, मुंबई। तीसरी एफआईआर हो सकती है, तीसरी जो अभी मुझे डिटेल मिल रही है उसके मुताबिक इंदौर में शिकायत दर्ज हो चुकी है इंदौर में, और वो वहां पर एफआईआर दर्ज कर सकती है पुलिस। शिकायत दर्ज हो चुकी है, मेरिट के आधार पर देखा जाएगा प्राइमा फेसी, फिर संभवतः एफआईआर दर्ज होगी। लेकिन आज आपको बता दें मुंबई पुलिस पहुंच गई थी रणवीर के घर पर समन देने के लिए। इसके अलावा गुवाहाटी पुलिस, अच्छा रात के 8 बज रहे हैं, यह भी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त मुंबई पहुंच सकती है। अपडेट सुन लीजिए, बहुत बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस रणवीर के घर पहुंची, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बड़ी खबर आई, गुवाहाटी पुलिस अब रात को निकल चुकी है। गुवाहाटी पुलिस वहां से मुंबई पहुंचेगी। क्या होगा क्या नहीं होगा, लीगल जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी, नंबर 2। नंबर 3 सबसे बड़ी खबर यह है कि इंदौर में भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। यानी कि इसको इस तरह से समझिए, ये जो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना समेत 30 यूट्यूबर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुंबई गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज, इंदौर में शिकायत एफआईआर की मांग। महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना के शो में हिस्सा लेने वाले 30 यूट्यूबर्स को आरोपी बना दिया है। सिर्फ रणवीर नहीं, सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया या समय रैना नहीं या कोई और 2-4 नहीं साहब, 30 यूट्यूबर्स, जितने शोज में, मतलब 30 यूट्यूबर्स को आरोपी बना दिया है। 6 एपिसोड डिलीट करने के लिए भी कह दिया है। समय रैना का पूरा यूट्यूब चैनल को डिलीट करने की मांग की जा रही है।
तीन बड़ी खबरें जल्दी से एक बार फिर से नोट कर लीजिए। 2 जगह एफआईआर हो चुकी है, मुंबई महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम। इंदौर में शिकायत दर्ज हो चुकी है, किसी भी वक्त एफआईआर की खबर आ सकती है और गुवाहाटी पुलिस जो है मुंबई पहुंच सकती है किसी भी वक्त। आगे बढ़ेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, महाकुंभ से महाकष्ट और महादुष्प्रचार, बात इसकी। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जिस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पता होते हुए भी जब यह कुंभ होने जा रहा है और इस तरह की जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी को दर्शाता है। विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। ऐसा नहीं है, अच्छी व्यवस्था है। आप आइए और अफवाहों में न पड़े। महाकुंभ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लोगों ने प्रचार किया कि नहाओगे सो अमर हो जाओगे, तो हो गए सब अमर, और इतनी भीड़ इसीलिए आई। देखिए, आज कवर स्टोरी में बात महाकुंभ की करेंगे, जहां हर दिन नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आस्था का जो सैलाब है वो सारे दुष्प्रचार को अपने साथ बहाकर लेकर जा रहा है। सनातन के सूर्योदय के आगे लोगों को डराने के लिए सारे प्रयास फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। फियर मॉन्गरिंग चल रही थी ना, महाकुंभ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आस्था का सैलाब सारे दुष्प्रचार को बहाकर ले गया। 29 दिनों में सोच कर देखिए कितने लोगों ने स्नान किया। 2, 4, 5, 10, 15, 20, 45 करोड़। 29 दिनों में 45 करोड़ लोगों की डुबकी ने उन सभी लोगों के अरमानों पर पानी फेर दिया साहब, जो किसी भी तरीके से महाकुंभ को फ्लॉप शो साबित करने की पूरी कोशिश जी जान से दुष्प्रचार का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। जो लोग पहले कह रहे थे कि ट्रेनें खाली जा रही हैं, याद है अखिलेश यादव, ट्रेनें खाली जा रही हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं, अब कह रहे हैं जाम लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है। महाकुंभ में लोगों का महासैलाब है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा विवाद अखिलेश यादव के एक और बयान को लेकर खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कुंभ पर ही सवाल खड़े कर दिए। होता यह है कि साहब बीजेपी को लीजिए ना निशाने पर, किसने मना किया है, करिए बीजेपी को टारगेट, लेकिन कुंभ पर प्रश्न, महाकुंभ पर सवाल खड़े करना, आस्था पर सवाल खड़े कर देना, व्यवस्था के बहाने कुंभ को ही निशाने पर ले लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि 144 साल बाद यह महाकुंभ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा 144 साल बाद महाकुंभ, यह झूठा दुष्प्रचार है। अखिलेश का यह बयान सुनते ही सदन में मौजूद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए, आपा खो बैठे। कह दिया अखिलेश यादव एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू। सुनिए। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू हैं, ये लोग एंटी हिंदू हैं, पूरे कांग्रेस के
I got the point. देखिए, इसको ऐसे समझिए कि कुंभ से कष्ट की जो कहानी है ना, ये कुंभ से कष्ट की कहानी, इसकी शुरुआत मतलब इसकी शुरुआत ना तभी से देखने को मिल रही है जब से कुंभ शुरू हुआ है। इससे पहले खड़गे जी ने कहा था कि क्या मिलेगा साहब डुबकी लगाने से? डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है, डुबकी लगाने से पेट भरता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि महाकुंभ 144 साल बाद झूठा प्रचार है। इससे पहले इन्हीं की पार्टी के कई माननीय सांसद जो हैं वो कह चुकी हैं ना, सबसे गंदा पानी कुंभ का है, कंटेमिनेटेड वाटर, जया बच्चन। इसके अलावा अफजाल अंसारी से पैसे की बर्बादी, तो दूसरे समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश सिंह जो नेता है वो कह चुके हैं साहब महाकुंभ में नहाकर किसी को मरना है क्या? योगी का प्रहार सुनिए, इस सारे दुष्प्रचार जो लोग लगे हो ना, आज क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, उसको सुनिए, फिर डिबेट करेंगे। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। अजय आलोक हैं भारतीय जनता पार्टी से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। अनुराग भाई बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक और मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी हैं आज। धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद समय निकालने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये आचार्य जी आपसे पॉलिटिकल छोड़िए, मुझे समझाइए ये 144 साल बाद ये दुष्प्रचार है, ये झूठ है? 144 साल ये झूठ है, दुष्प्रचार है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप थोड़ा समझाइए हम लोगों को आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, महाकुंभ सनातन का महापर्व है और इस महापर्व पे तमाम सनातन को, पूरे सनातन को बहुत बड़ा गर्व है। अब सवाल आपने किया कि ये अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि इन्हें महाकुंभ में कुछ परेशानी नज़र आ रही है या वहाँ कुछ दिक्कत हुई है या वहाँ कुछ हादसा हुआ है और उस हादसे में मौतें हुई हैं। हादसे में मौत होना बहुत दुखद है, अफसोसजनक है, जिसके लिए पीड़ा व्यक्त करने का काम कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं ने किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा हादसा होता है तो मृत्यु पर शोक प्रकट किया ही जाता है, मृत्यु पर उत्सव तो मनता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि इनका कोई लेना देना ना तो महाकुंभ से है, ना सनातन से है, ना सनातन धर्म से है, ना हिंदुओं से है, ना हिंदुओं की आस्था से है और ना इनका लेना देना इन लोगों की मौतों से है। ये तो वो लोग हैं सब के सब, इन्हें राम मंदिर का भी सबूत चाहिए था, इन्हें राम मंदिर दिखता नहीं था, इन्हें राम जन्मभूमि का सबूत चाहिए था। ये कहते थे साहब इतना बड़े महल में भगवान राम यहीं पैदा हुए। ये सब वो लोग हैं जिनका सनातन का विरोध करना जिनका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। और अफसोस की बात यह है कि ये सियासत करते करते सनातन का विरोध करना शुरू कर देते हैं। आचार्य जी, फिर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना, सनातन पर सवाल उठाना कैसे हो जाता है? अजय आलोक, मैं एक मिनट नहीं मैं तो ये समझना चाहूंगा, ये अनुराग बोलेंगे समाजवादी पार्टी। अच्छा बोलिए, आप कंप्लीट करिए। हाँ प्लीज, पहले मेरी बात का 10 सेकंड। हाँ बोलिए आचार्य जी। अजय आलोक जी से भी आग्रह करूंगा, मैं जवाब देता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि व्यवस्थाओं पे प्रश्न करो, व्यवस्थाओं पे प्रश्न करने में कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है और माफ़ करना मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करने के पीछे भाव क्या है। इनका भाव ये है कि कैसे ही इस उत्सव में, महा उत्सव में भगदड़ मचे, अफरा तफरी मचे, व्यवस्थाओं पे लोग चिल्लाएं, मरें और मरने के बाद हम योगी आदित्यनाथ को बदनाम करें और लोगों के मरने के बाद हम प्रधानमंत्री मोदी पे सवाल करें, लोगों गृह मंत्री पे सवाल करें और सनातन पे सवाल करें। ये मोटिव है, ये मोटिव है अनुराग, ये मोटिव है आप बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय भाई आ रहा हूं, यही मोटिव है कि फ्लॉप शो हो जाए, लोग वहां ना जाएं, लोग डर जाएं, फिर आप कहें देखो ट्रेनें खाली जा रही, कोई जा ही नहीं रहा। लेकिन सारे अरमानों पर पानी फेर दिया आस्था के सैलाब ने। अनुराग भदौरिया, मोटिव बता दिया। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि 2001 में भी कुंभ हुआ था, कुंभ मेला हुआ था, करीब 7 करोड़ लोग आए थे। 2013 में कुंभ मेला समाजवादी पार्टी सरकार ने भव्य महाकुंभ करवाया, 13 करोड़ लोग आए। आज 2025 में हो रहा है तो करोड़ों लोग फिर आ रहे हैं।
तो सवाल यह है कि महाकुंभ तो शुरू से चलता आ रहा और लगातार उसमें जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे संख्या बढ़ती जाती है, तो संख्या बढ़ रही है। अब चूंकि विपक्ष में होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहां पे महाकुंभ की व्यवस्थाओं में अगर हम कहते हैं, उनको राय देते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो विपक्ष की जो राय है उसको भारतीय जनता पार्टी आलोचना समझती है। अगर मेरी राय मानी होती, अगर मैं कह रहा हूं कि वहां पे लोगों की मौत हुई भगदड़ में, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, अफवाह फैला रहा हूं? अगर हम कह रहे हैं कि वहां पे ट्रैफिक जाम है, लोगों की मदद हो, 17-18 घंटे लोग जाम में फंसे हैं, तो क्या मैं सनातन के खिलाफ बोल रहा हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, या हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो जहां है उनको खाने की व्यवस्था हो जाए, उनको रहने की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, मेरे से पूछ रहे हैं तो फिर मैं जवाब दे दूंगा, इसलिए मैं भी बीच में नहीं बोल रहा हूं। क्या ये सनातन के विरोध में है? सुनिए, नहीं, एक बात हो जाए, क्या ये सनातन के विरोध में? 2013 में हमने महाकुंभ करवाया था, भव्य महाकुंभ करवाया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने हमें अवार्ड भी दिया, उस पर रिसर्च भी किया कि इससे अच्छा कुंभ आज तक नहीं हुआ, तो क्या हम सनातन के विरोध में? भारतीय जनता पार्टी हर चीज अपनी नाकामी को धर्म के आड़ में छुपाना चाहती है। वो लोकतंत्र का तो सम्मान करते नहीं है। हम सनातन श्रद्धालुओं की मौत पे सवाल उठा रहे थे। बीजेपी जवाब देगी, इनकी मौत कैसे हो गई? आप ये बीजेपी जवाब देगी, लेकिन सुझाव देना और फेक न्यूज फैलाने में फर्क होता है। जया बच्चन फेक न्यूज फैला रही थी कि गंगा में लाशों को बहा दिया गया, वो फेक न्यूज है, वो आप जानते हैं। रामगोपाल यादव कह रहे थे कि 1 मिनट, वहां पर शवों को दफना दिया गया, ये फेक न्यूज। एक और सांसद वो कह रहे थे कि ट्रक भरकर मोबाइल मिले, ट्रक भरकर। ओ प्रभु, इतना झूठ तो मत बोलिए। अभी लोग कह रहे थे ना, दिल्ली में यमुना, आतिशी को एलजी ने कहा कि यमुना का पाप लगा। आपको बीजेपी कह रही है मिल्कीपुर में कुंभ को बदनाम करने का पाप लगा है, इसलिए डरिए प्रभु, ये सब मत करिए। तो ये लाशें गंगा में बहा दी, ये तो झूठ है ना। ये बताइए, लाशें गंगा में बहा दी। अरे जवाब सुन लीजिए, कुंभ में सुन लीजिए, तो इनके मंत्री, सुन तो लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। इनके मंत्री निषाद कह रहे हैं कि ये छोटी मोटी घटना हो गई, तो क्या ये छोटी मोटा घटना थी? जया बच्चन का जवाब निषाद से देंगे। जया बच्चन इसको छोटी मोटी घटना बोलते हैं। हेमा मालिनी जी कह रहे हैं कि नहीं, ये छोटी घटना थी, बना के बता रहे हैं। मतलब इस लोगों की अगर मौत हो जाए, यादव ने जो कहा, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी की माँ चले गई, किसी के पिताजी चले गए, मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी की बहन चले गई, आप कह रहे छोटी मोटी घटना। अब आपके पास जवाब है नहीं, माफी मांगी। अच्छा, कहाँ गंगा में कहाँ बादी लाशें, बताइए कहाँ बादी कुंभ में लाशें, बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नहीं, जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां बादी लाशें बताइए, कुंभ में कहां बादी लाशें बताइए। जब आप इसको छोटी मोटी घटना बोलोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि छोटी मोटी घटना है क्या, ये छोटी मोटी घटना है क्या? अजय आलोक, अखिलेश यादव ने कहा चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं ना दिखती हों। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा? अजय आलोक, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब एक अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। अजय भाई। अमन जी, ये सब समझने के पहले आप भारतीय राजनीति की जेनेसिस को समझिए। पूरे वैश्विक तौर पे दो राजनीति चलती थी, या इस्लामिक राजनीति चलती थी या नहीं तो क्रिश्चियनिटी की राजनीति चलती थी। भारत की राजनीति में कभी भी हिंदू की राजनीति चली ही नहीं। आज़ादी के बाद से 65 वर्षों तक सेकुलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यकों को हमेशा दबाया गया। कुंभ आदिकाल से हो रहा है, कोई आज से नहीं हो रहा है, लेकिन कभी भी वो हिंदू होने की अंदर की जो जागृति है, हिंदू होने का जो गर्व है, वो कभी एहसास नहीं हुआ। इस महाकुंभ में अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि इस महाकुंभ में जो लोगों की आस्था का सैलाब होकर के निकल रहा है और लोग जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनको अपने हिंदू होने पे गर्व हो रहा है। ये हिंदू होने का गर्व उन सेकुलरवादी राजनीतिक दलों को बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी ये धार्मिक राजनीति, हिंदू राजनीति जब चलने लगेगी तो हम लोग कहां जाएंगे। तो उस राजनीतिक मकसद को साधने के लिए अब ये सीधे कुंभ पे निशाना साधने लगे, ये सनातन पे निशाना साधने लगे। बेसिक वैश्विक थ्योरी है ये सिर्फ हिंदुस्तान में इन विपक्षी दलों का हाल नहीं है, पूरे विश्व में इस कॉन्ग्लोमरेट को देख के एक चिंता की लहर घूम गई है, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो इस्लामिक हो, हर एक में इस धर्म, क्योंकि वैश्विक स्तर पे तीसरी सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की कैसे हो गया। और आज एकदम सनातन पे सवाल है। व्यवस्था इतनी अच्छी है, मैं तो खुद कल कुंभ से लौट के आया हूं। आप एक साथ इलाहाबाद 35-40 लाख की आबादी का शहर है, वो आज की तारीख में एक दिन में 2-2 करोड़ लोगों को हैंडल कर रहा है। अव्यवस्था होगी, अवस्था फैलेगी, उसको मैनेज किया जाता है। उसका ये मतलब नहीं कि उसमें सीधे कुंभ को दोष दे देना। ये कहना कि 145 साल के बाद कुंभ आया, ये अफवाह उड़ाई जा रही है। पहले कहे ट्रेन खाली जा रही है। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं वो बताने से पहले बस एक जो तस्वीरें चल रही है, ये अंबानी परिवार ने आज महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी लगाई है, वो तस्वीरें हैं, वो भी हम तस्वीर आज दिखा रहे हैं।
क्योंकि जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हर कोई वहां पर गया। अंबानी परिवार आज पहुंचा, आस्था की डुबकी लगाई। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए अजय जी, फिर मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण और अनुराग आपके पास आ रहा हूँ। कंप्लीट कर लीजिए अजय आलोक। लेकिन सवाल फिर वही उठेगा कि व्यवस्थाओं पर सवाल उठा देना कि वहां जाम लगा हुआ है, प्रॉब्लम है साहब, लोगों को वहां मदद की जाए, ये सनातन पर सवाल कैसे हो जाता है? ये सवाल का जवाब दीजिए। ये सनातन पे सवाल इसलिए होता है क्योंकि ये कुंभ पे ही सवाल उठा रहे हैं। जब हाउस में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सभापति महोदय 145 साल बाद ये कुंभ आया है, ये विशेष महाकुंभ है, ये गलत है, तो ये क्या सनातन पे सवाल नहीं है? कौन नहीं जानता है कि सूर्य की वृश्चिक राशि में प्रवेश होने पर यह मुहूर्त 145 साल बाद आया है? कौन नहीं जानता है कि ऐसा मुहूर्त फिर 120 साल के बाद आएगा? जिसको सनातन की इतनी सी भी ज्ञान हो उसको ये बात पता है। नहीं, ये वाला दोबारा से बताइए, ये वाला दोबारा से बताइए। इनका डर दूसरी जगह है, ये वाला दोबारा से बताइए। 144 साल वाला झूठा दुष्प्रचार, मेरे से ज्यादा ये झूठा दुष्प्रचार है कंप्लीटली। और उसके अलावा सनातन पे तमाम तरह की बातें इनके तो महाकुंभ जो इन्होंने 2013 में करवाया था, इनकी श्रद्धा यही थी कि उस महाकुंभ ट्रस्ट का व्यवस्था देखने के लिए हेड बना दिया आजम खान को। आप ये बताइए तो जरा मुझे, कौन से हज कमेटी में, किस राज्य में हेड हिंदू बन जाता है हज कमेटी का? लेकिन ये अखिलेश यादव थे, कर सकते हैं भाई, क्योंकि हिंदू राजनीति को कभी जागृत होने ही नहीं देना था विश्व में। हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व, और विश्व में हिंदू राजनीति को जागृत नहीं होने देना। खान उसको देखेंगे, ये सेकुलरिज्म की खूबसूरती। ये राजनीति जागृत हो गई है तो इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। चलिए अनुराग भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम। तो अब ये राजनीति को कोसने की जगह अब ये कुंभ को ही कोसने लगे। ठीक है, राजनीति को कोसने की जगह मतलब मोदी को निशाने पर लेते लेते कुंभ निशाने पर आ गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये 144 साल वाला ये रहस्य उद्घाटन, वो बार बार कह रहे हैं फेक न्यूज है, ये दुष्प्रचार किया गया। एक अंग्रेजी में शब्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज हर एक के जहन में ये है कि भाई कहीं मेरे से छूट ना जाए, ये तो 144 साल बाद आया है। तो ये आप लोगों ने, बीजेपी वालों ने ये दुष्प्रचार किया। ये 144 साल बाद कोई ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं है, बकौल अखिलेश यादव। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर अनुराग भाई आ रहा हूं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, जब रामलला के भक्तों पर, निहत्थे भक्तों पे गोलियां चलाई गई, सैकड़ों रामलला के भक्त मारे गए, तब वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? अनुराग भदौरिया जी बताएं, इनकी सरकार थी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भारत की नई संसद का निर्माण हुआ, उसका विरोध कर रहे थे, वो कौन सी व्यवस्था का प्रश्न था? कह रहे थे इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल, जब 370 को हटाया गया तो राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी कदम था, उसका भी इन्होंने विरोध किया। चौथी बात, इन्होंने तो ये कहा कि राम सेतु नहीं है, राम सेतु हो ही नहीं सकता, समंदर में पुल नहीं बना था। फिर वो कौन सी व्यवस्था का सवाल था? फिर राम मंदिर पर जब फैसला आया तो कहा कि जब फैसला नहीं आया तो कहा कि जो फैसला आएगा हम स्वीकार करेंगे। लेकिन जब फैसला आ गया तो आज तक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसमें अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, ये सब वामपंथी हैं, ये आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गए। सवाल ये नहीं है अमन, सवाल बहुत बड़ा है। सवाल ये है, ये कुंभ को एक मेला मान रहे हैं, सिर्फ एक मेला मान रहे हैं, इसलिए उस मेले का प्रभार, जैसा डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, किसी को भी दे दिया। अब कुंभ हमारी आस्था का और सनातन का महापर्व है और हमारे धर्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा पर्व है, ये इसे मानते ही नहीं, ये तो एक मेला मान रहे हैं। तो अब ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सानिध्य में, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो ये महाकुंभ हुआ है, 12 वर्ष में महाकुंभ होता है, 12 को 12 से गुणा कर दो तो 144 बनते हैं। तो ये 12 महाकुंभों का एक बहुत बड़ा महापर्व, ऐसा संयोग आया, नक्षत्र आए, और उन नक्षत्रों में पवित्र स्नान का पुण्य जो ले रहा है, वो सनातन धर्म में रहने वाला, सनातन धर्म में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं, राहुल गांधी जैसी बातें मत करें। राहुल गांधी जैसी बातें मत करें, ये क्या बात हुई? लेकिन अनुराग भाई, ये पुण्य तो अखिलेश यादव ने स्वयं लिया, वो तो खुद डुबकी, उनका भरोसा नहीं होता तो मिल्कीपुर चुनाव के नतीजों से पहले डुबकी लगाने क्यों जाते? वो अलग बात है, बीजेपी कह रही है कि कुंभ को बदनाम करने का पाप लगाए मिल्कीपुर में आप लोगों को। अनुराग भदौरिया नहीं अमन, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि अनुराग भदौरिया जी बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ में स्नान करके आए हैं, भी गए थे, मैंने, और राहुल गांधी जी कुंभ नहीं जाएंगे। नहीं, सवाल है कोई कुंभ, देखिए एक तो कुंभ में जाना, स्नान करना अलग विषय हो गया, लेकिन भाव से स्नान करना अलग विषय हो गया। मैं अनुराग भदौरिया की श्रद्धा पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तमाम विपक्ष के जो नेता हैं उनका भाव ये नहीं है कि वहां अव्यवस्था है या नहीं है, उनका भाव ये है कि ये सनातन का इतना बड़ा महापर्व कैसे मनाया जा रहा है। लेंस लेकर बैठे हैं, जहां हल्की सी कोई हो तो उसको तिल का ताड़ बना दो, राई का पहाड़ बना दो, लेंस लेकर बैठे हैं, मौका। देखिए भाई,
देखिए धर्म मेरा आस्था का विषय है। जैसा आपने कहा, मैं पूरी श्रद्धा के साथ हमने डुबकी लगाई। 2013 में भी कुंभ हुआ था, पूरी आस्था के साथ समाजवादी पार्टी सरकार ने कुंभ करवाया था। लेकिन राजनीति और धर्म दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती, ये चिंता की बात है। देखिए अभी आचार्य जी ने बोला कि वहां पे जब अयोध्या में गोली चलाई तो अरे प्रभु, उस समय मुख्यमंत्री के जो सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने खुद बोला है कि मुख्यमंत्री का सचिव था मैं, और उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने नहीं आदेश दिया था, वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आदेश देके गोली चलाई थी। और आपने उसी व्यक्ति को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना रखा है। मुख्य सचिव गोली चलवाता है। अरे मेरी बात उसी पे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? ये देखो पेट में दर्द शुरू हुआ, मैं सच बोलने लगा तो पेट में दर्द हो गया। आपने नृपेंद्र मिश्रा जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बना बैठा है। हमने संसद भवन की बात की, भवन के उद्घाटन की बात हुई तो हमने ये बोला था राष्ट्रपति जी के, महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथ से उद्घाटन करवाइए, हमने ये बोला था। लेकिन हमारी बातों को जो आप राजनीतिकरण करते हैं वो ठीक नहीं है। सवाल यह है कि कुंभ की बात नहीं हो रही, बात व्यवस्थाओं पे हो रही है। हम उनकी व्यवस्थाओं पे जो हमारे आखिरी कमेंट अजय भाई आपका, व्यवस्थाओं की बात हो रही है। अजय आलोक समझते नहीं है, परेशान है, उसकी आवाज उठा रहा हूं मैं, उसकी आवाज उठा रहे हैं, श्रद्धालुओं की आवाज उठा रहे हैं। ये किसको जोड़ते हैं उससे? अगर हमारी बात पहले मान ली होती तो आज व्यवस्था की बात जब कर रहे हैं, हो गया आप सुनिए। अजय आलोक आखिरी कमेंट है जल्दी से अजय भाई। अगर इन्हीं के हिसाब से व्यवस्था की बात कर लें तो अखिलेश यादव के हिसाब से तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जब भी कोई वीआईपी महाकुंभ में आए तो पूरे महाकुंभ में अनाउंसमेंट होना चाहिए कि अखिलेश यादव आए हुए हैं, ताकि महाकुंभ में आए हुए लोगों को पता चले कि अखिलेश यादव आए हैं। यही उन्होंने डिमांड की थी, ऐसी व्यवस्था चाहिए। हम तो वीआईपी कल्चर खत्म करके सब पास खत्म कर देते हैं। शाही स्नान के 2 दिन पहले, शाही स्नान के 2 दिन बाद, सैटरडे संडे को सारा व्यवस्था खत्म, सिर्फ आम जनता के लिए व्यवस्था होगी। हाँ, वीआईपी कल्चर, ये जीवन भर वीआईपी कल्चर में जो पढ़ने वाले ये व्यवस्था की बात करेंगे, जीवन भर व्यवस्था कल्चर का लाभ लेने वाले एसपीजी के प्रोडक्टिव बने हुए ये व्यवस्था की बात करेंगे। आप क्यों पीछे बोल रहे हैं? हो गया व्यवस्था आगे समझना। चलिए ठीक है। इन सब के बीच अजय भाई, अनुराग भाई, आचार्य प्रमोद किशोर जी, अनंत अंबानी भी आज डुबकी लगाने गए अंबानी परिवार से, उनसे भी हमने बात की है। सुना दीजिए एक बार, सुनाइए। आज अंबानी फैमिली महाकुंभ में आई और यहाँ पर संगम में स्नान किया। हमारे साथ अनंत अंबानी जी। अनंत जी, आप बात करते हैं मीडिया को, और आज आप महाकुंभ में आए, कैसा लगा यहाँ पर आकर, क्या अनुभूति हुई? बहुत अच्छा लगा, और स्नान करके मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत शांति मिली। परिवार के साथ गंगा पूजन किया, क्या कामना की है सर? भगवान सबका भला करे। सर भोजन सेवा भी आपने की है यहाँ पर, भोजन सेवा की है? भगवान का आशीर्वाद जी, बस। माँ गंगा से क्या कामना की सर? एक बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर, और स्नान करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब जगह सुख और संपत्ति रहे। चलिए आगे बढ़े। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि YouTube के शो इंडियाज गॉट लेटेंट पर गंदी और भद्दी बातें करने वाली बदतमीज ब्रिगेड के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो गई है। FIR हो सकती है, 2 हो चुकी है। मुंबई गुवाहाटी के बाद FIR दर्ज होने के बाद इंदौर में भी शामिल जो है, उन पर जो है FIR दर्ज करने की मांग हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, यूट्यूबर्स के खिलाफ जांच के लिए गुवाहाटी पुलिस मुंबई पहुंचने वाली है। नंबर 3, महाराज साइबर सेल ने जो है 30 लोगों को आरोपी बना दिया। 30 पूछताछ का नोटिस जारी कर दिया है। 4, महाराज साइबर सेल ने YouTube से इंडिया गॉट लेटेंट के 6 एपिसोड डिलीट करने के लिए कह दिया है। नंबर 5, NCW ने रणवीर अलाहाबादिया समेत सभी आरोपी यूट्यूबर्स को समन जारी कर दिया है। 17 फरवरी को मामले की सुनवाई की बात कही है। 6ठा पॉइंट, नेशनल ह्यूमन राइट की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए YouTube ने इंडिया गॉट लेटेंट के विवादित एपिसोड को हटा दिया है। नंबर 7, ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री से मांग कर दिया साहब कि समय रैना का यूट्यूब चैनल डिलीट कराया जाए। संसद में भी उठ गया मामला। संसद के अंदर संसदीय समिति भी गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट करने वाले यूट्यूबर्स को नोटिस भेज सकती है। बवाल लगातार बढ़ चुका है। What your parents have every day for the rest of your life. भरे चौराहे पर ऐसे व्यक्ति विशेष को बुलाकर उसके मुंह को कालिम लगाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। इस प्रकार के विचारों की वैक्सीन ढूंढिए, वरना आने वाली पीढ़ियां और नस्लें बर्बाद हो जाएंगी।
अगर मैं फैजान अंसारी वहाँ पे होता तो उसकी जबान काट लेता। ये ड्रग्स ही है एक प्रकार का कि लोगों को मानसिक रूप से विकृत बना दो, खत्म कर दो। गंदगी और आपके मुंह में जबान है तो आप कुछ भी बोलेंगे। जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है वहां सेंसरशिप की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं। बाकी लोग जो ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा कर दो, फांसी दे दो, थप्पड़ मार दो, जला दो, ये सब बातें सही नहीं है। उनकी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है, शब्दों से ऐसा क्या हो जाता है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. माँ बाप पर उस रिश्ते को जो कलंकित किया है उन्हें सजा मिल दीजिए, सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं। देखिए, मैंने ना कल ही कहा था कि साहब सोशल मीडिया को अनसोशल मीडिया बनाने वालों और कॉमेडी के नाम पर कूड़ा परोसने वाले, अपने माता पिता पर कलंक लगाने वाले फूहड़ यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी ताकत है उनके फॉलोअर्स। मैंने कल कहा था ना, आप भी लोगों के हाथ में होता है साहब, उनके स्पॉन्सर, उनके फैंस, यानी कि आप। हमने कल ही कहा था कि इस बदतमीज ब्रिगेड को सोशल मीडिया पर घिनौनापन और कंटेंट क्रिएटिविटी के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न परोसने की हिम्मत इसलिए मिलती है क्योंकि आप इन्हें देखते हैं। बड़ी खबर यह साहब, पिछले 24 घंटे में लाखों लोगों ने बता दिया कि इन फूहड़ यूट्यूबर्स की ताकत वो नहीं बनेंगे और माता पिता को लेकर अभद्र ओछी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए, इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लीलता और माता पिता पर मर्यादाहीन टिप्पणी के बाद रणबीर अलावादिया के 24 घंटे में 2 लाख फॉलोअर, 2 लाख 24 घंटे की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा यूट्यूबर्स पर रणबीर के करीब 70,000 फॉलोअर्स कम हुए। इंस्टा पर 70-72 लोगों ने रणबीर अलावादिया को जो है फॉलो करना बंद कर दिया है। यूट्यूब समय रैना के करीब 40,000 फॉलोअर्स कम हुए और अपूर्वा मुखीजा को भी हजारों की संख्या में लोगों ने फॉलो करना बंद कर दिया। इसके अलावा रणबीर अलावादिया ब्रांड प्रमोशन के लिए जिन कंपनियों के हीरो हैं, वो भी उनकी विलेन वाला चेहरा सामने आने के बाद जबरदस्त दबाव में है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट रणबीर अलावादिया और अनफॉलो #अनफॉलो रणबीर अलावादिया ट्रेंड हो रहा है। इसके अलावा इन लोगों की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट में माता पिता के बारे में घटिया और अश्लील बातें करने पर मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक FIR हो गई है। मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक FIR हो चुकी है। इंडियाज गॉट लेटेंट में घटिया बातें करने वाले रणबीर समेत 5 यूट्यूबर्स पर FIR हो चुकी है। आज मुंबई पुलिस रणबीर अलावादिया और समय रैना के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है। इसके अलावा मुंबई पुलिस आज रणबीर अलावादिया के घर भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस आरोपियों से शो का ओरिजिनल फुटेज भी मांग सकती है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, इस बदतमीज ब्रिगेड की दूसरी मुश्किल क्या है, सुन लीजिए कि असम पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई है, FIR दर्ज कर चुकी है और अब बताया जा रहा है रात के 8:30 बज चुके हैं, गुवाहाटी पुलिस पहुंच जाएगी मुंबई किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। मुंबई पुलिस पहुंच गई। तीसरी मुश्किल मैंने आपको बताया, उधर इंदौर में जो है वहां पर अलग से शिकायत दर्ज हो चुकी है, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट के जिस शो में माता पिता पर यह टिप्पणी हुई उसे यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है। चौथी मुश्किल यह है कि NCRC ने कहा है कि वो भी इस मामले में सख्त एक्शन लेगी। पांचवी मुश्किल यह है कि यूट्यूब से समय रैना का चैनल डिलीट करने की मांग हो रही है कि चैनल ही डिलीट करो, ये हमेशा अश्लीलता परोसता है। छठी मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने IT मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी है, कहा है कि सोशल मीडिया और OTT पर अश्लील कंटेंट कंट्रोल करने को लेकर कदम उठाए जाएं। सातवीं मुश्किल यह है कि कई कंटेंट क्रिएटर्स ने भी इस बदतमीज ब्रिगेड को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको याद होगा, कल ही मैंने बताया था ना कि वो मशहूर सिंगर बी पराग ने हिम्मत दिखाई। वैसे तो बॉलीवुड में कोई हिम्मत दिखाई नहीं पा रहा, साहब खुलकर आना चाहिए सामने। वैसे आज मनोज बाजपेयी से लेकर कुछ लोग सामने आए हैं, लेकिन बी पराग ने रणबीर अलावादिया के शो में जाने से इनकार कर दिया था। लेकिन रणबीर की माफी के बाद कुछ लोगों को लगा कि मामले को अब यही शांत कर देना चाहिए, उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन आज जो खुलासा हुआ उसने उन लोगों को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया
जो रणवीर को माफ करने को तैयार थे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कॉमेडी और क्रिएटिविटी के नाम पर यह गंदगी भी एक इंटरनेशनल शो से चुराई गई थी। जी हां, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो भद्दा कमेंट किया गया वो ट्रूथ एंड ड्रिंक, ये वो शो, ये विदेशी अंतर्राष्ट्रीय कोई शो है, ट्रूथ एंड ड्रिंक नाम के एक विदेशी शो से वो भद्दा कमेंट चुराया गया। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ वो ये कहने गए थे रणवीर। उन्होंने जो कहा वो अनजाने में नहीं कहा था, गलती से स्लिप ऑफ टंग, बहुत सोच समझ कर कहा। उनकी गंदी सोच स्लिप ऑफ टंग नहीं थी बल्कि वेल स्क्रिप्टेड थी। समझिए कैसे। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? Yes. Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? Whoa, क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने ये तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what? भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सीधी सी बात, जो लोग खुद को बड़ा कंटेंट क्रिएटर बताते हैं ना, उनकी क्रिएटिविटी का लेवल ये है साहब कि वो खुद घटिया से घटिया कमेंट दूसरी जगहों से चुराते हैं। इसलिए जो लोग ये मानते हैं कि रणवीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मामले को अब खत्म कर देना चाहिए, उनसे हमारा सवाल ये है कि माफी भूल चूक के लिए होनी चाहिए या जानबूझकर प्लान्ड तरीके से, स्क्रिप्टेड तरीके से, पूरी तैयारी के साथ किए गए भद्दे कमेंट के लिए? फैसला आपको करना है। लेकिन एक सवाल हमारा है कि अगर बवाल ना होता, अगर ये हिस्सा वायरल ना होता और इस पर आक्रोश ना होता, लोगों को गुस्सा नहीं आता या ये वायरल ना होता, तो भी क्या रणवीर माफी मांगते? क्योंकि उनकी माफी बवाल होने के बाद आई है। उनको कोई पछतावा हुआ उनके कहे पर, उस वजह से उन्होंने माफी मांगी, या बवाल छिड़ गया इसलिए उन्होंने माफी मांगी? अगर उन्हें उनके कहे पर वाकई पछतावा होता तो माफी पहले भी आ गई होती। इस शो को लेकर हुए विवाद के बाद रणवीर ने कल माफी मांगते हुए कहा था कि कॉमेडी ना उनकी विशेषता नहीं है, ये उन्होंने कहा था। यहां हम ये कहना चाहते हैं साहब कि भले ही कॉमेडी किसी की विशेषता ना हो साहब, लेकिन संस्कार, मर्यादा तो सभी की विशेषता होनी चाहिए ना। माँ बाप को लेकर, माता पिता भगवान तुल्य, उनके लिए इस तरह की बात, मतलब उन्हें समझना चाहिए साहब कि माता पिता अश्लीलता का टॉपिक नहीं हो सकते। अब समझ में आ रहा होगा वैसे, माता पिता गंदी, घटिया और भद्दी बातों का टॉपिक नहीं हो सकते। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि रणवीर ने, ध्यान से सुनिए, भले ही माफी मांग ली हो, बाकी सबने माफी मांगी क्या? इंडियाज गॉट लेटेंट नाम के अश्लील कार्यक्रम में शामिल समय रैना, अपूर्वम मखीजा ने, इन लोगों ने ना तो माफी मांगी, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। इसका मतलब यह है कि इन्हें माता पिता पर अश्लील कमेंट पर कोई रिग्रेट क्या नहीं है, हमें नहीं पता। देखिए, इन सभी ने कॉमेडी और क्रिएटिविटी के नाम पर जो अश्लीलता, गंदगी परोसी है, उसका कंटेंट इतना भद्दा है कि महाराष्ट्र साइबर सेल सभी एपिसोड डिलीट करवाने जा रहा है। इसके अलावा इंडियाज गॉट लेटेंट के 6 एपिसोड में जितने भी यूट्यूबर्स ने हिस्सा लिया था, सभी को आरोपी बनाया जा रहा है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि इस शो में कंटेंट के नाम पर जो घटिया बातें की गई, वो आज की जनरेशन के लिए सोशल साइनाइड से कम नहीं है। सोशल साइनाइड। रणवीर ने शो में माता पिता पर जो अश्लील कमेंट किया, उसकी तो दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन इसी शो में कथित फीमेल कंटेंट क्रिएटर, सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर, दे आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट नहीं, कूड़ा परोसते हैं लोग, मतलब कंटेंट डिस्ट्रक्टर कह सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर नहीं है। उसकी बातें इतनी गंदी थी जो अभद्रता के रसातल से भी नीचे थी। इन्हें गालियां देना कॉमेडी लगती है और बच्चों की मौत की बातें करना कूल होना लगता है। सुनाते हैं। चुप रहे 2 मिनट भाई, अब मैं एक बात बोलूं। क्यों सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी देखी है मां से निकलने के बाद? गरीब बच्चा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही ना आउट ऑफ ऐसे 2000 रुपए का नोट दे दिया, मजे कर जाके, ठीक है। ऐसे का एक दिन आता है कभी साल में, 2000 रुपए का नोट दे दिया
जैसे मैंने उसको 2000 रुपए का नोट दिया ना, उसके 10-15 दोस्त बच्चे आए, भागे, उसको हाथ पकड़ा, उसको खींच रहे, उससे पैसे धक्का मार रहे, वहां लड़ाई हो गई। वहां पे एक बच्चा प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया, पटरियों पे एक ट्रेन आके उसको कुचल के चली गई। जो 2000 रुपए मेरे वसूल हुए ना यार, मजा ही आ गया भाई देख के। कहाँ मैंने ये सब। संसद में इस बात को लेकर बहस हुई कि असली संविधान जो है कौन सा है, वो जिसमें भगवान राम, कृष्ण और बुद्ध समेत 22 चित्र हैं और जिसमें भारत की सांस्कृतिक यात्रा की 5000 साल की झलक है, या फिर वो जिसकी मिनी कॉपी हाथों में उठाए कई लोग घूमते हैं, जिसमें भारत का कोई सांस्कृतिक चित्र नहीं है। इसी सवाल पर बहस के बाद आज राज्यसभा सांसद जेपी टर्नर ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि संविधान की मूल प्रति ही बाजार में उपलब्ध हो, और मूल प्रति वही है जिसमें भगवान राम से लेकर कृष्ण और भगवान महावीर और बुद्ध से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के चित्र हैं। और अब बात करेंगे कांग्रेस की, जिस पर जेपी नड्डा का आधा अधूरा वीडियो पोस्ट करके फेक न्यूज फैलाने का आरोप लग रहा है। साहब पूरी खबर समझिए। संसद में संविधान को लेकर बहस हुई और इस बहस पर सोशल मीडिया में एक अलग से बहस छिड़ गई है। बीजेपी के मुताबिक ये फेक न्यूज फैलाई है, मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। कांग्रेस के नेता हैं श्रीनिवास, ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने। सोशल मीडिया में फैलाई गई इस फेक न्यूज में कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी सांसद जेपी नड्डा संविधान की मूल प्रति को अपने पैरों के पास रखते हुए उन्होंने पैरों के पास रखा। ठीक, ये वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट किया, जिसमें जेपी नड्डा जैसे ही संविधान के नीचे झुकते हैं वह वीडियो खत्म हो जाता है। ये देखिए, अब आप देखेंगे वो नीचे झुके और कांग्रेस ने ऐसे दिखाया कि उन्होंने पैरों में रखा, बल्कि बीजेपी की तरफ से पूरा वीडियो जारी कर दिया गया। वो पूरा वीडियो और अधूरा वीडियो अगर हम चलाएं, दोनों वीडियो, ताकि आप जो है पूरी स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाएं। ये देखिए वो दूसरा वीडियो, ये सुनिए ये बता रहा है मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए, हनी आई श्रम इंडिया मिडिल क्लास। सर मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास मूल प्रति है, इसमें पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, ये बता रहा है मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए, हनी आई श्रम इंडिया मिडिल क्लास। सर मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास पूरा वीडियो सामने आ गया। बात करेंगे आम आदमी पार्टी के विधायक जो है, फरार विधायक क्या फरार है साहब? कहां भागे अमानतुल्लाह, जो एक बार फिर पुलिस की गिरफ्तारी से भागे फिर रहे हैं। दिल्ली की ओखला सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए अमानतुल्लाह खान अभी ठीक से अपनी जीत का जश्न नहीं मना पाए थे कि ओखला की गलियों में दिल्ली पुलिस उनका वारंट लेकर घूम रही है। दिल्ली पुलिस की टीम पिछले 24 घंटे में कई बार उनके घर पर दबिश दे चुकी है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का कहीं पता ही नहीं चल रहा है। इस बार अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली पुलिस को धमकाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और हत्या की कोशिश के आरोप में फरार एक वांटेड अपराधी को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर भगाने का आरोप है। पुलिस पर जो हमला हुआ, क्राइम ब्रांच पर, जो भीड़ का नेतृत्व वो अमानतुल्लाह के लोग थे, ऐसा आरोप है साहब। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के जवानों को एक ऐसे वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने से रोका जो हत्या की कोशिश के आरोप में फरार चल रहा है। बड़ी मुश्किल से मुखबिर ने उस अपराधी शावेज खान के बारे में जानकारी दी। वो जामिया इलाके में एक मस्जिद के पास मौजूद है। जब दिल्ली पुलिस की टीम ने वहां पहुंचकर शावेज खान को हिरासत में लिया, तब अचानक आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 20 से 25 समर्थकों के साथ वहां आ धमके और पुलिस को धौंस दिखाने लगे। ये सब पुलिस के हिसाब से ऐसा। ये दिल्ली पुलिस के एफआईआर के मुताबिक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों ने वांटेड अपराधी शावेज खान को पुलिस की हिरासत से जबरन छुड़वाकर भगा दिया और दिल्ली पुलिस के जवानों को जान से मारने की धमकी भी दी। अब इस बात को लेकर दिल्ली पुलिस वारंट लेकर घूम रही है अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करने के लिए।